ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸರ್ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. पताका, न्याय का प्रतीक, दीप ज्ञान का प्रतीक. हस्त, हाथ, पताका, झंडा. बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञान दीप ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ भारत के खेत कैसे हैं, हरे भरे और सुहाने हैं. कवि भारत माता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं. कवि भारत माता से जग का रूप बदलने का निवेदन कर रहे हैं. भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है. भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है. सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है. जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए. जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम पर गूंजना चाहिए. ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾತೃಭೂಮಿದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂತಂದರೆ ಬರಿಬೇಕು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ ಖೇತ್ ಹರೆ ಭರೆ और सुहाने हैं. वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं. भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಧನಧಾಮ್ ಕೋ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ಸೆ ಬಾಂಟ್ ರಹಿ ಹೇ. ಇನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಅಮರೋं की जननी है. गांधी बुद्ध और राम इसके हृदय में शायित है. एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಮರೋं की जननी है ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೋ ಅಮರೋं की जननी क्यों कहते हैं. क्योंकि गांधी बुद्ध और राम शायित है और कवि ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೋ ಅಮರೋं की जननी कहते हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. कश्मीरी सेब बेचने वाला बेईमान, रेवड़ी बेचने वाला ईमानदार. नागपुर संतरा, कश्मीरी सेब, सेब फल, गाजर सब्जी, कपड़ा नापना, टोमाटो तौलना. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಎಸ್ ಸೇಬ್ ಮೀಠಾ ಹೋತಾ ಹೇ और कड़वा ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, एक दुकान पर रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए देखकर जी ललचा उठा. प्रेमचंद का जी क्यों चौक गया ಅಂತ, प्रेमचंद जी चौक क्यों गए थे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने लिए. आमेले लेखक प्रेमचंद जी को दुकान में क्या नज़र आया, रंगदार गुलाबी सेब नज़र आया. गाजर को खाने से मेज़ पर स्थान क्यों मिलने लगा है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, उसमें बहुत विटामिन है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. इन्हें रोज़ एक सेब खाने से क्या लाभ है. रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होगी. टोमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है. टोमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠದ ಆಶಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है. आमेले दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಇನ್ನೊಂದು गाजर बग्गेನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. गाजर पहले गरीबों की पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो इसका हलवा बनाकर खाते हैं, इसमें बहुत विटामिन है, आज खाने की मेज़ पर स्थान मिला है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಒಂದು 5 ಅನುರೂಪತ. गिल्लू की पूंछ छप्पेदार, गिल्लू की आंखें चंचल चमकीली, कौवा काव काव गिल्लू चिक चिक, गिल्लू की प्रिय लता सोनजूही, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू, गुलाब पौधा सोनजूही लता, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. इನ್ನು गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था, सुराही पर. लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा है, क्योंकि एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित होते हैं. गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था. गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में चिपक पड़ा था. लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया. लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. गिलहरी का लघुघात किसके भीतर बंद रहता था. लिफाफे के भीतर बंद रहता था. इन प्रति सारी ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए. उसे गिल्लू को कौवे की चोंच से घाव हुई थी, उसे हौले से अपने कमरे में ले आई और रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाई. कई घंटे के उपचार के बाद एक बूंद पानी टपकाई. इस प्रकार लेखिका गिल्लू का प्राण बचाई. इन लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था.
उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता था। यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲು का क्रियाकलाप ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था और महादेव वर्मा जी को चौंकता था और बाहर की गिलहरियों के साथ उछलता कूदता था। ಆಮೇಲೆ थाली के पास बैठकर खाना खाता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲು ने लेखिका की गैरहाजिरी में कैसे दिन बिताए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ बहुत काजू कम खाता था ಆಗಿರ್ಬೋದು, उदास रहता था ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು। ಇನ್ನು अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष अधिक न होती। अंतिम दिन न बाहर गया न कुछ खाया। लेखिका ने उसे हीटर जलाकर उष्णता देने की प्रयास की, परंतु प्रभात की प्रथम किरणें के साथ ही चिरनिद्र में सो गया। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ। ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ जब गिल्लू घायल हुआ था तब वर्मा जी ने रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाई, उसे रहने की एक झूला बनाकर खिड़की से लटका दिया, प्यार से गिल्लू के नाम पुकारा। गिल्लू खाने के लिए काजू बिस्कुट देती थी, एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाने को भी सिखाई ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರಿಬೇಕು। ಸೊ अंत में सोनजूही लता के नीचे उसकी समाधि बनाई ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿತ್ತು, लेखिका के प्रति गिल्लू अपनी भावना कैसे प्रकट करता था। ಅಂದರೆ गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था और लेखिका की गैरहाजिरी में उदास रहता था। प्रिय खाद्य काजू कम खाता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು अभिनव मनुष्य पद्यಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। ಅಲ್ಲಿ पवन का ताप किसके हुक्म पर चढ़ता उतरता है? मानव के हुक्म पर। आज की दुनिया कैसी है? विचित्र और नवीन है। आज मनुष्ययान कहाँ जा रहा है? गगन में जा रहा है। नर किन किन को एक समान लांग सकता है? सरिता गिरी सिंधु को। ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾನವ की भौतिक साधना ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन ಅದರದ್ದು ಆಶಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬರಿಬೋದು? आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। जल विद्युत भाप वायु को अपना नियंत्रण में लाया है। सरिता गिरी सिंधु को एक समान लांघता है। इसका यान आकाश में जा रहा है, परमाणु प्रयोग भी कर रहा है। बौद्धिक क्षमता असीमित है, प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाया है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಮುಂದೆ ದಿನಕರ್ ಜಿ के अनुसार मानव का सही परिचय ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೂ ಬರ್ತದೆ। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। मानव को योम से पाताल तक सब कुछ ज्ञान है, परंतु स्वयं को नहीं पहचाना, भाईचारा को नहीं समझा। मानव की सही पहचान यही है कि मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है वही मानव कहलाने का अधिकारी है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇಷ್ಟು ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಇತ್ತು। ಇನ್ನು ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅನುರೂಪತಾ, रामानंद शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अब्दुल कलाम, जैनुलाब्दीन, नौकाएं बनाने वाला जलालुद्दीन, अखबारों का वितरण करने वाला शमसुद्दीन, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, जलालुद्दीन जीजा, शमसुद्दीन चचेरे भाई। 1 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। अब्दुल कलाम जी के पिता कैसे व्यक्ति थे? आडंबरहीन। कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? पुस्तकें। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? पुश्तैनी ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು 2 अंकದಲ್ಲಿ आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? ನೋಡಿ, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को चावल, सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी देती थी। ಇನ್ನು कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में कैसे बीता ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು। ಅವಾಗ ಬರಿಬೋದು, उनके पिता अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, परंतु घर के सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में उपलब्ध थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कलाम का बचपन सादगी और निश्चिंतता में बीता। इन्ह जैनुलाब्दीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहते थे? और ಹೇಳ್ತಾರೆ, जैनुलाब्दीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಸ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ। ಸೊ ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ।
कलाम को किन किन विषयों के बारे में बताते थे? कलाम और जलालुद्दीन किस विषय पर बातें करते थे? कलाम जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया? ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾವ. शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान के बारे में बताते थे ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ का ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, जलालुद्दीन रामेश्वर में स्थानीय ठेकेदार थे, वे शिक्षित थे, अधिक सामान्य ज्ञान रखते थे, पूरे इलाके में अंग्रेजी लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे. कलाम को हमेशा शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धता के बारे में बताते ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪತಾ ರಾಮು ಬೇಯಿಮಾನ್, ಬಸಂತ್ ईमानदार, बसंत अहिरटीला, पंडित राजकिशोर किशनगंज, प्रताप छोटा भाई, बसंत बड़ा भाई, पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह नौकर. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ बसंत क्या क्या बेचता था? छलनी, बटन, दिया सलाई. प्रताप, बसंत और प्रताप किसके घर में रहते थे? भीखू अहिर के घर में रहते थे. 2 मार्क्स क्वेश्चन ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? सो बसंत स्वाभिमानी लड़का था, वह मुफ्त में पैसे लेने के लिए इनकार करता है क्योंकि वह 2 पैसे भीख के समान समझता है. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಸಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಲಡ್ಕಾ ಹೇ ಕೈಸೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಇವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕು. बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है, वह मेहनत और पैसे कमाना चाहता था, इस कारण बाज़ार में बटन दिया सलाई छलनी बेचता था. पंडित राजकिशोर के 2 पैसे लेने के लिए इनकार करता है और पंडित राजकिशोर के 14.5 आने पैसे लौटाने के लिए भाई प्रताप को भेजता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು पंडित राजकिशोर ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಾಗ ಬರಿಬಹುದು, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे और गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाते थे, आदर के साथ व्यवहार करते थे और गरीब बसंत के पास छलनी खरीदा और उसके भरोसे पर एक नोट भी दिया और मोटर दुर्घटना की यह खबर सुनकर दुखित होते हैं, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं और डॉक्टर को बुलवाते हैं, इलाज करवाते हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ತುಳಸಿ ಕೆ ದೋಹೆದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ जीव की तुलना देहरी से, राम नाम की तुलना दीप से, दया धर्म का मूल, पाप अभिमान का मूल, परिहरी त्यागना, करतार सृष्टिकर्ता, जीह जीब देहरी दहलीज. इन्हें तुलसीदास की शाखा के कवि, रामभक्ति शाखा. तुलसीदास के माता पिता कौन है? तुलसी और आत्माराम. तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ದೋಹಾದ ಭಾವಾರ್ಥಗಳು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮುಖಿಯ ಮುಗಿಸೋ ಚಾಹಿಯೇ ಖಾನ ಪಾನಕೋ ಏಕ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए. मुँह खाने पीने का काम अकेला करके पूरे शरीर का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार अपने मुखिया भी विवेकवान होना चाहिए, सभी के दूसरों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए. इन दया धर्म का मूल है नोड़ना. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, अभिमान पाप का मूल है. इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना है. ಇನ್ನು ರಾಮನಾಮಮನಿ ದೀಪದರು जीह देहरी द्वार. आ दोहद भावार्थ बरीबेको. तुलसीदास कहते हैं कि जिस प्रकार देहरी पर दिया रखने से भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह मानव अपनी जीह पर राम की जप करने से आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि होती है. इंटरनेट क्रांति के होगा ना. इंटरनेट हैकिंग अभिशाप, इंटरनेट बैंकिंग वरदान. हैकिंग अभिशाप, ई गवर्नेंस पारदर्शी प्रशासन. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ, ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಪಾರದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಸನ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಗಣಕ ಯಂತ್ರ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटर के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. इन इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. सो इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक पड़ा है. इन प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? सो ई गवर्नेंस द्वारा. इन समाज के किन किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्षयान, विज्ञान, रक्षा दल. ITS का विस्तृत रूप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮदद ಕೇಳಬಹುದು. इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं और इससे दुकान जाने लाइनों में घंटे रहने का समय बचता है. दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे कितनी भी रकम भेज सकते हैं.
ಇನ್ನು ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ई गवर्नेंस द्वारा सभी कामकाज का विवरण अभिलेख सरकारी आदेश आदि का यथावत लोगों को सूचित किया जाता है ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮಹತ್ವ इंटरनेट द्वारा पल भर में दुनिया में किसी भी जगह विचार स्थिरचित्र वीडियो को भेज सकते हैं पुस्तकालय के एक किताब को भी कम समय में भेज सकते हैं यह आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है इंटरनेट बिना सूचना और दोनों क्षेत्र टप पड़ जाते हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ वीडियो कॉन्फ्रेंस एक जगह में बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬರಿಬಹುದಂದರೆ सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह ला खड़ा कर दिया है और प्रमुख साइट है फेसबुक आर्कूट ट्विटर लिंक्डइन इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन वेशभूषा खान पान के अलावा संस्कृति कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है ಇನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ईमानदारों के सम्मेलन में दली नोड़ना मेरा बचपन आत्मकथा ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना बरदौरू हरिशंकर परसाई लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबा कर सोए सिरहाने में परसाई जी दूसरे दर्जे में सफ़र क्यों करना चाहते थे 150 रुपये बचाने के लिए स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे आयोजनकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिलती है ईमानदार तथा बुद्धिमान ईमानदारों को लेखक को कहाँ ठहराया गया होटल के बड़े कमरे में ब्रीफकेस में क्या था कागजात लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा इस टेबल पर आमेले आयोजक ने परसाईजों को निमंत्रण क्यों दिया अंत ಕೇಳಿದ್ರು सो हरिशंकर परसाई जी देश के प्रसिद्ध ईमानदार है इसलिए ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು प्रति सारी केळुदु लेखक को भेजे गए निमंत्रण में क्या लिखा गया था हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं हमारी प्रार्थना है कि आप सम्मेलन का उद्घाटन करें हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास भोजन आदि का उत्तम व्यवस्था करेंगे इन परसाई जी ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು होटल के कमरे में बहुत ज़्यादा चोरियां होने लगी अपने पास बची वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन में लेखक